Good morning, my dear students. Welcome to Parth Online Tutorials. Let's continue our previous chapter, that is management of natural resources. In the previous topic, we have covered some Ganga action plan, like forest के कुछ parts हमने किए थे उसके अंदर, और environmentally friendly decision, that is 3R we have covered. हमने सब कवर कर लिया. आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फॉरेस्ट के दो सब टॉपिक, दैट इज अफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड हाउ कैन वी कंजर्व आवर फॉरेस्ट. उसके बाद टॉपिक रहेगा आपका वाटर का, कि वाटर को कैसे यूज करना है, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, डैम्स, खादीन, हाउ कैन वी हार्वेस्ट द वाटर, हाउ कैन वी स्टोर द वाटर, और लास्ट पे कोल एंड पेट्रोलियम के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो हमें डिस्कस करने हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम अफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन से, कि फॉरेस्टेशन में अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे, फॉरेस्ट को कट कर दिया जाए तो क्या इंपैक्ट्स आपको ऊपर देखने को मिलते हैं. नंबर 1, सॉइल इरोजन. तो सबसे बैड इंपैक्ट होगा वो सॉइल के ऊपर होगा. द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल लूज. ठीक है, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल विल रिमूव बाय द फ्लड्स और स्टॉर्म्स. अगर वहां पर प्लांट्स नहीं होंगे तो उनको बांध के कौन रखेगा, कौन उनको ट्रैप करके रखेगा, तो सॉइल इरोजन होगी. नंबर 2, डेजर्टिफिकेशन. अगर वहां पर टॉप सॉइल नहीं होगी तो उसमें ह्यूमस भी नहीं होगा. ह्यूमस ना होने की वजह से वहां पर सिर्फ सैंड ही रह जाएगी, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ सैंड्स वो एरिया डेजर्टिफिकेशन की तरफ चला जाएगा. वहां डेजर्ट ही डेजर्ट होगा, जैसे कि सहारा डेजर्ट में होता है. ठीक है, नेक्स्ट है फ्लड्स. फ्लड्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं. ये कभी एक्सपेरिमेंट भी किया गया है कि जहां पर ज्यादा फ्लड्स आते हैं, अगर उस कोस्टल एरिया के अंदर बहुत ज्यादा ट्रीज हो तो फ्लड्स आने के चांस कम हो जाते हैं, वो वेव्स को कंट्रोल कर लेते हैं. ठीक है, बट प्लांट्स ही नहीं होंगे तो कौन वेव्स को कंट्रोल करेगा, तो फ्लड्स आने के चांस बढ़ जाते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से. नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. जब फॉरेस्ट नहीं होंगे तो बायोडाइवर्सिटी भी खतरे में आ जाएगी. जो आपके वाइल्ड लाइफ है, लॉयंस है, बियर्स है, डियर, ये सब के सब इनका जो घर है, जो शेल्टर है, वो फिनिश हो जाएगा. दे विल डिस्ट्रॉय. नेक्स्ट है क्लाइमेटिक चेंज. क्लाइमेट्स के ऊपर बड़ा ही बैड इंपैक्ट पड़ता है आपके डिफॉरेस्टेशन का. जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश नहीं होती. ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, कि हमने क्लाइमेट को ही चेंज करके रख दिया है. हमने फॉरेस्टेशन की वजह से ज्यादा ट्रीज होंगे, वो ऊपर का एरिया कोल्ड कर देते हैं. जब वहां से क्लाउड्स निकलते हैं, बादल गुजरते हैं, तो वो प्रेसिपिटेशन करते हैं, बारिश बन जाते हैं. लेकिन जब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो उस रीजन को कोल्ड कौन करेगा, कौन कूल करेगा, तो बारिश नहीं होगी उस एरिया के अंदर. डेजर्टिफिकेशन के अंदर तो ऑटोमेटिकली जाएगा वो. नेक्स्ट है हाउ कैन वी कंजर्व फॉरेस्ट. हम बचा कैसे सकते हैं. नंबर 1, एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन क्या होती है, जहां पर जो बैरन लैंड्स है, जहां पर आज तक कोई ट्री नहीं था, वी शुड ट्राई, हमें कोशिश करनी चाहिए वहां पर कि वहां पर नए नए ट्रीज प्लांटेशन करें हम. रिफॉरेस्टेशन, जो एरिया ऑलरेडी हमने डिफॉरेस्टेशन क्यों कर दिया था, जिसके हमने ट्रीज कट कर दिए थे, अब हमें ट्राई करना चाहिए कि वहां पर नए पेड़ दोबारा से लगाएं. रिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट है ग्रेजिंग. जो ग्रेजिंग है, जहां पर एनिमल, जो पशु होते हैं, चरते हैं. ग्रेजिंग की वजह से भी सॉइल बड़ी फर्टाइल होती है, और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होने की वजह से चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा पेड़ वहां पर ग्रो हो जाएंगे. ग्रेजिंग भी हेल्प करती है. ठीक है, और इसके अलावा हमें सोशल फॉरेस्टेशन भी करनी चाहिए. हमें अपने साथ अपने फ्रेंड्स को, एनजीओज को, फैमिलीज के साथ भी, या बर्थडे पे हमें प्लांटेशन करनी चाहिए. सो दीज आर सम मेथड्स टू ग्रो प्लांट्स अगेन एंड अगेन. हम बहुत ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, और ये मेथड है अपने फॉरेस्ट को सेव करने का. फिर है वाटर यूज. वाटर हमारी बेसिक नीड है, ये तो हमें पता है. हम इसको वो कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट यूज करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं. बट अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूं, क्या हर किसी के पास वाटर अवेलेबल है? क्या एग्रीकल्चर के लिए हर कोई ग्राउंड वाटर यूज करता है, जैसे कि हरियाणा में यूज होता है? नहीं, हरियाणा के अंदर तो यूज कर लेते हैं, ग्राउंड वाटर का लेवल है वो काफी ज्यादा है. बट मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करते हैं, हाउ कैन दे यूज द ग्राउंड वाटर? वो यूज कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते वो, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड वाटर का लेवल काफी कम है, बहुत नीचे चला गया है. तो पॉसिबल नहीं है कि वो जो आपके ट्यूबवेल्स होते हैं वो उसको सक कर लेंगे. तो उस केस में वो क्या करते हैं, दे ओनली डिपेंड ऑन रेन वाटर. वो सिर्फ रेन वाटर के ऊपर डिपेंड है. और रेन, बारिश का मौसम कितना होता है, 3 to 5 मंथ्स, सिर्फ 3 से 5 महीने रहता है. तो पूरे साल कैसे वो अपने एग्रीकल्चर लैंड को पानी देंगे. सो देयर इज द ओनली मेथड टू कंजर्व द
रेन वाटर और सरफेस वाटर इज वाटर हार्वेस्टिंग। हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। द कलेक्शन कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर और सरफेस वाटर टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर और फॉर द यूज फॉर द होल ईयर, पूरे साल में यूज करने के लिए जो हम ये प्रोसेस करते हैं उसको वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। दिस ठीक है। अब वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों करने चाहिए वाटर हार्वेस्टिंग? पहला तो आपका जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो रिचार्ज हो जाएगा, ऊपर से बढ़ने लगेगा, फ्लड आने के चांसेस बड़े कम होंगे, ठीक है, और पूरे साल के लिए आपको पानी की अवेलेबिलिटी आपके पास रहेगी, अनश्योर हो जाओगे कि आपके पास पानी अवेलेबल है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स वी कैन हार्वेस्ट वाटर, दैट इज डैम एंड खादिन। डैम इज द न्यूली टेक्नोलॉजी जो अभी आई है कुछ 100-150 साल से। डैम्स की बात करते हैं। डैम्स क्या होते हैं? दे आर द बैरियर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर्स और वाटर। वाटर के फ्लो को जो रोक देते हैं उसको डैम्स बोलते हैं, और ये कंजर्व करते हैं वाटर को एक लार्ज ह्यूज क्वांटिटी में। बेनिफिट क्या होता है डैम्स बनाने का? पहला, फ्लड्स नहीं आते हैं। रिवर्स के अंदर अगर फ्लड्स आने होते हैं सो वी कैन कंट्रोल द फ्लड, वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। हम वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर लेंगे जिससे बाढ़ नहीं आएगी, ठीक है। नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ टर्बाइंस। हम टर्बाइंस लगा देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती रहती है। लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स है डैम्स की। अगर सोशल प्रॉब्लम की बात करते हैं तो वहां पर जो लोग रह रहे होते हैं, जहां पर डैम बनना होता है, उन सबको रिहैबिलिट करना पड़ता है, उन सबको रिमूव करना पड़ता है कि आप छोड़ के चले जाइए यहाँ से। रिहैबिलिटेशन बोलते हैं उसको। तो उनके लिए तो उनका पूरा घर ही चेंज हो जाता है। तो ये सोशल प्रॉब्लम है। बट अगर मैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी देखता हूं तो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, ठीक है, पैसा आ रहा है, लेकिन इतना बेनिफिट नहीं देता क्योंकि एक डैम को बनने में बहुत ज्यादा अमाउंट लगता है, कई लाख करोड़ लगते हैं तब एक बिग डैम बनता है। लेकिन क्या इलेक्ट्रिसिटी आपको फ्यूचर में वो उतना पैसा रिटर्न कर देगा? नहीं कर पाएगा। और अगर रिटर्न कर भी दिया तो तब तक तो वो डैम पुराना हो जाता है, वो उसके अंदर क्रैक्स वगैरह डेवलप होने लगते हैं, फिर से नया बनाना पड़ता है। तो बेनिफिट ज्यादा नहीं है। ये कुछ प्रॉब्लम्स है डैम्स के साथ। नेक्स्ट है खादिन। खादिन सिस्टम बहुत ही पुराना है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में काफी यूज होता है। इसमें क्या करते हैं, जो आपके इररेगुलर्स या इंक्लाइंड एरियाज है, ऊपर नीचे जो एरिया है, वहां पर क्या करते हैं, वॉल बना देते हैं। जब बारिश होती है तो यहां पर वो क्या करते हैं, एक दीवार बना देते हैं पूरी। जब ड्यूरिंग रेनी सीजन जब पानी आता है तो वो इसमें इकट्ठा हो जाता है और फिर उसको फ्यूचर में यूज करते हैं। इसको खादिन सिस्टम बोलते हैं। ये आज भी सक्सेसफुल है वहां पर, क्योंकि वहां पर समरसीबल या आपके ट्यूबवेल नहीं लगते हैं, क्योंकि वहां पर ग्राउंड वाटर तो काफी है ही नहीं, काफी कम है। तो वो अभी भी खादिन सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। रेन वाटर को सेव करते हैं और थ्रू आउट द ईयर उस रेन वाटर को यूज करते हैं। सो दिस इज वाटर यूज अवेलेबिलिटी एंड द वाटर हार्वेस्टिंग। फिर आता है कोल पेट्रोलियम, और ये तो आपका हम 7th 8th से करते आ रहे हैं। बायोलॉजी का भी तो नहीं है बट हम डिस्कस कर लेते हैं। कोल पेट्रोलियम इसी चैप्टर का ही पार्ट है। फॉसिल फ्यूल्स है, 2 टाइप्स के होते हैं कोल पेट्रोलियम। कोल की बात करें तो ये बनते कैसे हैं? दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम अबाउट 1 to 1000 मिलियन ईयर्स अगो। विद द हेल्प ऑफ, कैसे बने हैं? कोल की बात करें तो वो बने हैं आपके डेड प्लांट से, और पेट्रोलियम की बात करें दे वर मेड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ सी ऑर्गेनिज्म और सी एनिमल्स। वो सी एनिमल से या सी ऑर्गेनिज्म से बने हैं, ठीक है, अगर पेट्रोलियम की बात करते हैं। अंडर द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कन्वर्टेड इनटू फ्यूल्स। कोल और पेट्रोलियम में वो कन्वर्ट हो गए। कोल की बात करते हैं तो 4 टाइप्स के कोल होते हैं। कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और लास्ट में पीट। सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है आपका एंथ्रासाइट, जिसमें मैक्सिमम कार्बन कंटेंट्स होते हैं। कोल के अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज होती है? कार्बन। कार्बन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है और मोर देन 90% कार्बन अवेलेबल होता है आपके एंथ्रासाइट में। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। कोल आपका काफी चल जाएगा। अभी कोल की जो आपकी स्टोरेज है, आपने जो लैंड माइंस हैं, जो कोल माइंस हैं, कोल माइंस की जो एस्टिमेशन है अभी 200 ईयर्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास कोल है। वैसे कम है, यानी आपकी जो 3rd जनरेशन होगी वो देख नहीं पाएगी कोल। अभी हमें सेव करना चाहिए कोल। और अगर पेट्रोलियम की बात करते हैं, पेट्रोलियम में कोई टाइप्स तो नहीं है बट पेट्रोलियम की लाइफ काफी कम है। यानी 75, आपके पास पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना ही पेट्रोलियम है कि आप सिर्फ 75 ईयर्स तक उसको यूज कर सकते हो। आफ्टर 75 ईयर पेट्रोल फिनिश हो, यानी आप खुद देखोगे, आपकी एज है, आप खुद देखोगे जब आप ओल्ड एज में चले जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, कि आपके सामने पेट्रोल फिनिश हो जाएगा। काफी कम इसकी अवेलेबिलिटी रह चुकी है क्योंकि हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं इसका।
वो अलग बात है कि कुछ हम नए रिसोर्सेज फाइंड आउट कर लें, दैट इज डिफरेंट, ठीक है, बट अभी काफ़ी कम है। पेट्रोलियम कुछ और यूज भी है कि हम इसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं और इसकी हेल्प से हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और आपके पैराफिन वैक्स, कुछ अदर आपको रेसिडुअल सब्सटेंस, बेनिफिशियल सब्सटेंस मिलते हैं पेट्रोलियम से आफ्टर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। ये कोल पेट्रोलियम है। हमें अपने फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व भी करना चाहिए फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। सो ये सब कुछ टॉपिक्स थे आपके मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के। यहां पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।